नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे अपने वायदे के मुताबिक मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए और टेलीग्राम पर जो मैंने वोटिंग चला रखी थी उस पर भी जो है आप लोगों ने भर भर के वोट दिया। इसीलिए जो है आज आप लोगों के लिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसे सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का था वो फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में था। तो फूड एंड न्यूट्रिशन के कई पार्ट्स होने वाले हैं, उसमें से एक पार्ट्स जो है दोस्तों ये है। और मैं आप लोगों को मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी कराऊंगा जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तब। तो अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं दोस्तों फूड एंड न्यूट्रिशन से, जिस पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा देख सकते हैं आप लोग कि फूड है यानी कि भोजन। इसका आप लोग खुद से नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके जो है अच्छे से नोट्स बना के तैयार कर लीजिए ताकि हमेशा आप लोगों को हेल्प मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे फूड के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि वे सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं या पीते हैं जिनसे हमारा शरीर स्वास्थ्य बनता है तथा जीवन निर्वाह होता है, भोजन कहलाता है। यानी कि दोस्तों वे सभी खाद्य पदार्थ जो कि हम खाते पीते हैं और जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ खा ले पी ले उससे जो है हमारा शरीर को हानि पहुँचे और उसे भी हम भोजन बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो खाद्य पदार्थ हो सकता है, लेकिन भोजन का सही डेफिनेशन अगर है तो वे सभी खाद्य पदार्थ जिनसे हमारा शरीर स्वास्थ्य बनता है, हमारा जीवन निर्वाह होता है, वो भोजन कहलाता है। अब भोजन के कुछ साइंस भी होते हैं जिसे फूड साइंस के तौर पर हम लोग जानते हैं। और इस फूड साइंस में जो है भोजन के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है, जो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि भोजन विज्ञान भोजन को भौतिक, जैविक व रासायनिक रूप से संतुलित बनाने का अध्ययन है। यानी जो भोजन हम लोग करते हैं उसको हम लोग बैलेंस कैसे करें फिजिकली, केमिकली या जैविक रूप से, इसके बारे में जिस चीज़ से हम लोग अध्ययन करते हैं वही हमारा फूड साइंस होता है। मीन्स ऑफ कि अगर हम लोग चावल पका रहे हैं, कितना पकना चाहिए, कैसे पकना चाहिए, वो बैक्टीरिया मुक्त है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना और उसको बैलेंस करने का ज्ञान जो होता है वही होता है हमारा फूड साइंस। भोजन विज्ञान के अनुसार दोस्तों भोजन का पोषण केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भोजन से क्या क्या सम्मिलित किया गया है। यानी कि दोस्तों जब हम लोग भोजन कर रहे होते हैं तब कई लोगों का कहना है कि बहुत सारे चीज़ें में जिसमें विभिन्न तरह के मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, वैसे चीज़ों को खाना चाहिए जो सही भी है। लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर रहना कि बहुत सारे चीज़ों को खाइए उसमें कई सारे विटामिन मिनरल्स होंगे, ये सही नहीं होता है। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स होते हैं जो भोजन विज्ञान हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। भोजन का पोषण केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भोजन में क्या क्या सम्मिलित किया गया है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि भोजन को पकाने की विधि क्या है, भोजन को रखने के तरीके क्या हैं, भोजन को पैक करने के तरीके और भोजन की गुणवत्ता इत्यादि पर भी निर्भर करती है। मीन्स ऑफ पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि हम लोग तरह तरह की चीज़ें तो खा लेते हैं, लेकिन खाने के पहले अगर पकाने वाली चीज़ है तो उसकी पकाने की सही विधि अपनाई गई है या नहीं, इसके बारे में भी भोजन विज्ञान हमें बतलाता है। या फिर उसको पकाने का क्या तरीका है वो भी हमें बताता है। भोजन को रखने के क्या तरीके हैं, स्कूल और कॉलेजों में कई बार हमें ये बताई गई है दोस्तों कि भोजन को हमें ढक कर रखना चाहिए, या किस टाइप के भोजन को कैसे रखना है, वो रखने का तरीका भी जो है हमें भोजन विज्ञान ही बताता है। भोजन को पैक करने का तरीका मीन्स वही आ जाता है दोस्तों कि उसकी जो पैकेजिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमें बताई गई है कि गर्म चीज़ें जो है प्लास्टिक के थैलों वगैरह में नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे ही कई तरीके जो है भोजन विज्ञान हमें बतलाता है। और इसके अलावा भोजन की क्या क्वालिटी है, गुणवत्ता क्या है, इस पर भी जो है हमारा पोषण निर्भर करता है। तो आज के बाद से ये नहीं समझना है कि जो हम लोग पोषण विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ से लेते हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये भी इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या हैं, यानी कि भोजन के कार्य हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भोजन जो है हमें एनर्जी प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। यानी हम लोग जो जन्म लेते हैं तो एक शिशु के रूप में रहते हैं, फिर बच्चे बनते हैं, फिर लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, फिर
हम लोग औरत या आदमी बनते हैं, फिर बूढ़े होकर के हमारा जो मृत्यु चक्र है उनके अनुसार हम लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो पहली बात तो हमें एनर्जी प्रदान करता है, दूसरा शारीरिक वृद्धि में भी सहायता करता है, शरीर का बीमारियों से बचाव करना, यानी कि ये हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जो है इम्यूनो सिस्टम डेवलप्ड होता है और इसी के वजह से जो है हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो ये जो इम्यूनो सिस्टम है वो बीमार के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे हम लोग जल्द से जल्द ठीक भी हो जाते हैं। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना, यानी हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं सभी ऑर्गन जो है अलग अलग कार्य करने का काम करती हैं और जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वे भोजन जो है अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरह के विटामिन मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं और इसी के वजह से जो है हमारा शरीर सही ढंग से कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों शरीर की वृद्धि और टूट फूट के मरम्मत के लिए भी भोजन आवश्यक है। यानी कई बार देखे होंगे जब हम लोग कहीं पे गिर जाते हैं या कट जाते हैं या छिल जाते हैं तो कुछ दिन के बाद जो है वो घाव अपने आप भर जाता है। तो इन सभी घावों का भरने की वजह जो है भोजन ही है। यदि हम लोग भोजन अच्छे ढंग से करते हैं तो हमारे घावें भी जल्दी अच्छे ढंग से भर जाया करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम लोग पोषण के बारे में जानते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने भोजन के बारे में जाना, अब हम लोग पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण भोजन से प्राप्त वह ऊर्जा है जो शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत व विभिन्न जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने भोजन के बारे में जाना कि भोजन जो होता है एक खाद्य पदार्थ होता है, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि पोषण क्या है। जो भोजन हम लोग करते हैं, जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए या फिर ऊतकों के मरम्मत के लिए या शरीर की विभिन्न क्रियाओं में मदद करते हैं, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। फूड और न्यूट्रिशन में ये डिफरेंस है कि फूड जो है एक खाद्य पदार्थ है और न्यूट्रिशन जो है खाद्य पदार्थ से निकली ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति है। अब पोषण विज्ञान के बारे में देखते हैं। पोषण विज्ञान के अनुसार मानव को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो जो मानव को पोषण प्रदान करे, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एक्सेट्रा। पोषण विज्ञान हमें क्या बतलाता है? न्यूट्रिशन साइंस हमें ये बतलाता है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें विभिन्न तरह के विटामिन्स, मिनरल्स शामिल होने चाहिए ताकि हमारे अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स जो है वो सभी तरह के ज़रूरतों को पूरा कर सके। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देखते जाइएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। जैसे पोषण विज्ञान के जनक लिवेजियर को कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लेना। पोषण विज्ञान के जनक लिवेजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। अभी तक न्यूट्रिशन देखा हम लोगों ने यानी पोषण के बारे में, अब हम लोग पोषक तत्व के बारे में देखते हैं। तो पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं, यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत का कार्य करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों की क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का वर्गीकरण। अपना भोजन दो तरीकों से प्राप्त करता है। पहला वनस्पति जगत यानी कि पेड़ पौधों से, और जीव जगत यानी कि जीव जंतुओं से। वनस्पति जगत से जो भी भोजन हमें प्राप्त होते हैं जैसे साग, सब्जी, फल, अनाज, ये सारे के सारे वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। और जीव जगत में जैसे मांस, मछली, अंडा, ये जितने भी जीव से मिले खाद्य पदार्थ होते हैं वो जीव जगत के अंतर्गत आते हैं। तो भोजन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में हम लोग को याद रखना है, दो होते हैं। पहला जो होता है वनस्पति जगत और दूसरा जो होता है जीव जगत। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि वनस्पति जगत
क्या होता है और जीव जगत क्या होता है। तो वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य सामग्री को अलग अलग तरीकों और रूपों में खाया जाता है। यानी वनस्पति जगत से जो भी चीज़ें खाने को मिलती है वो अलग अलग रूप में मिलते हैं। किसी के हम लोग जड़ खाते हैं, तो किसी के फूल खाते हैं, किसी के पत्ते खाते हैं, तो किसी के बीज खाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखी है। इन सभी एग्जाम्पल को भी आप लोगों को याद रखना है और नोट्स बनाते जाना है। अभी तक दोस्तों आप लोगों को छोटे बच्चों का क्लास वाली चीज़ें लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे ज़्यादा हम लोग डीपली और ज़्यादा ऊपर उठते जाएंगे। यानी आगे बहुत ही हार्ड होने वाला है। जो आप लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा भी होगा और कुछ नहीं भी पढ़ा होगा, ऐसी चीज़ें भी जानने को मिल सकती हैं। हम लोग अभी बेस से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझें और किसी तरीके का कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में ना रहे। तो वनस्पति जगत से हम लोग जो प्राप्त करते हैं वो सीड्स यानी बीज के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे मक्का जो होता है वो भी बीज ही होता है, गेहूँ बीज होता है, दाल, चावल, बीन्स, ये सभी जो होते हैं दोस्तों, ये बीज के रूप में होते हैं जिसे हम वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं। फ्लावर, कुछ के फूल भी खाते हैं, जैसे गोभी, फूल गोभी हम लोग खाते हैं। जैसे सजना के फूल भी खाते हैं, कई लोग पकौड़े बना करके खाते हैं, कोई ऐसे ही खाते हैं, पका के खाते हैं। और ब्रोकली, ये कुछ फूल के एग्जाम्पल है जिसे हम लोग खाते हैं। आप लोगों को भी अगर कुछ आता होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फ्रूट्स तो कई सारे हैं, जैसे सेब, अनार, आम, अमरूद, ये भी वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं फल जो हम लोग खाते हैं। पत्ते भी खाते हैं किसी के, जैसे पालक पत्ते खाते हैं, सरसों का साग भी पत्ते ही खाते हैं, धनिया पत्ते खाते हैं, एक पत्ता गोभी भी होता है। ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल हो तो आप लोग बताइएगा। रूट यानी किसी किसी के जड़ भी खाते हैं, जैसे कि मूली हो गए, गाजर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गए, ये इन सभी का जो है हम लोग रूट यानी कि जड़ के रूप में खाते हैं, जो वनस्पति जगत से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीव जगत से। तो जीवों से व्यक्तियों को दो तरीके से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि जीवों से हमें कितने तरीक़ों से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। तो दो तरीक़ों से, पहला जो होता है वो होता है डायरेक्ट वेज यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट वेज यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। अब डायरेक्ट वेज क्या होता है कि जानवरों या पक्षियों को मारकर उसका मांस खाना, जैसे मानव जंगली जीवन में करते थे, जीवों से प्राप्त भोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। यानी जीवों से दो तरीके से प्राप्त होते हैं। पहला प्रत्यक्ष में क्या होता है कि सीधे हम लोग जीव को मार के खा जाते हैं। जैसे बहुत कोई क्या करते हैं, चिकन खाते हैं जीव को मार के, मटन खाते हैं, बकरा काटते हैं उनको मार के। तो ऐसे जो सीधे मांस हम लोग खा जाते हैं जीवों को मार के, तो वो हमारा डायरेक्ट वेज होता है। एक होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेज यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें पशुओं द्वारा जो भी उत्पादित खाद्य पदार्थ होता है उसे हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, गाय से मिलती हैं। अंडा भी हम लोग इस पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि अंडा भी जो है जीवों का इनडायरेक्ट वेज में हम लोग खाते हैं। अंडा मुर्गियाँ देती है, बतख देते हैं, या जो भी पक्षी देते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, उनके द्वारा दिए हुए अंडा को खाते हैं। तो डायरेक्ट वेज और इनडायरेक्ट वेज, डायरेक्ट वेज सीधे जीवों को मार के खा जाना, और इनडायरेक्ट वेज यानी कि पशुओं से प्राप्त निर्मित चीज़ों को हम लोग या उत्पादित चीज़ों को जो है हम लोग खाते हैं, वो इनडायरेक्ट वेज होता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो पोषक तत्व कितने होते हैं, तो मुख्यतः 6 पोषक तत्व होते हैं। यानी कि मानव का हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, इस भोजन में जो है मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व मिलकर बने होते हैं। यहाँ मैंने हेडलाइन भी दिया हुआ है, मानव भोजन मुख्यतः 6 पोषक तत्वों से मिलकर बनते हैं। आप लोगों को याद रखने हैं कितने पोषक तत्वों से मिलकर बनते हैं, तो 6। पहला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। यानी कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया और पानी। इन सभी तत्वों से मिलकर ही हम सबका भोजन जो है बना हुआ होता है। अब सभी को जो है हम लोग बारी बारी से जानेंगे, पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि इसके सोर्सेस क्या हैं, किन चीज़ों में पाया जाता है, मनुष्यों को कितना लेना चाहिए, बच्चों को कितना लेना चाहिए, प्रोटीन की कमी से क्या होगा, इसकी अधिकता से क्या होगा,
वो सारी चीज़ें जो है सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फर्स्ट दोस्तों हम लोग आते हैं प्रोटीन्स पे। अब मैं जो है दोस्तों ध्यान से पढ़ूंगा और आप लोग भी ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। प्रोटीन एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रमुख, अर्थात प्रोटीन भोजन की अति आवश्यक तत्व है। प्रोटीन एक एमिनो एसिड होते हैं और एमिनो एसिड जटिल कार्बनिक एसिड कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन व नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। दोस्तों, प्रोटीन जो है एक यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है प्रमुख होता है। प्रमुख, प्रधान, मेन जो भी आप लोग मांग सकते हैं। इसलिए प्रमुख, प्रधान, मेन इसका रखा गया है क्योंकि ये हमारे भोजन का बहुत ही प्रमुख स्रोत होता है। और प्रोटीन जो है दोस्तों एमिनो एसिड से बने होते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन आएंगे कि प्रोटीन किस भाषा शब्द से लिया गया है, तो यूनानी भाषा शब्द से लिया गया है, या प्रोटीन का जो यूनानी भाषा है उसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ प्रमुख है। और प्रोटीन किससे बना होता है, तो एमिनो एसिड से बने होते हैं। आप लोग खुद से भी जो है दोस्तों क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा इसके कई पार्ट्स आने के बाद, तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग ये समझिए कि प्रोटीन यूनानी भाषा शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है प्रमुख। ये एमिनो एसिड से बने होते हैं और ये एमिनो एसिड खुद जो है जटिल कार्बनिक एसिड जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। यानी यहाँ कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि प्रोटीन खुद एक एमिनो एसिड से बना हुआ है और ये एमिनो एसिड जो है वो जटिल कार्बनिक एसिड होता है। और जो जटिल कार्बनिक एसिड होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि प्रोटीन से हमें 22 विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। यानी प्रोटीन में जो है 22 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड हमें मिलते हैं, जिनमें से 8 हमारे लिए अति आवश्यक है। यानी मिलते तो 22 तरह के एमिनो एसिड हैं, लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंस जो हमारे बॉडी के लिए होता है वो केवल 8 होते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन से हमें कितने प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं, तो 22 प्रकार के। और 22 प्रोटीन एमिनो एसिड में से कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, तो 8 एमिनो एसिड जो है हमारे लिए अति आवश्यक है। यानी कि दोस्तों जो 22 प्रोटीन्स होते हैं उसमें से केवल 8 को ही जो हम लोगों का शरीर पचा सकता है, संश्लेषित कर सकता है। इसीलिए 8 को ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जितने भी बचते हैं उसको एक्सेप्ट हमारा बॉडी नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रोटीन का सोर्स क्या है, यानी इसके क्या स्रोत हैं। तो इनके भी 2 स्रोत हैं, पहला एनिमल से यानी कि जीवों से और दूसरा प्लांट यानी कि वनस्पति से। एनिमल से प्राप्त प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, जैसे दूध और दूध से बनी वस्तुएं, अंडा, मांस, मछली, ये सभी जो होते हैं प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। और ये इनका स्रोत क्या है, तो एनिमल है, यानी जीवों से हमें दूध, मांस, मछली, अंडा मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो वनस्पति जगत से, यानी कि प्रोटीन का एक स्रोत वनस्पति जगत से भी मिलता है, जैसे कि दाल में प्रोटीन्स होते हैं, अनाज में भी होते हैं, सूखे गिरीदार के फल यानी सूखे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तो इनके 2 स्रोत हैं, पहला एनिमल दूध, मीट, मछली या दूध से बनी वस्तुएं, और दूसरी जो प्लांट से हमें मिलता है दाल, अनाज या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वे सभी। अब देखते हैं प्रोटीन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, हमारे शरीर में ये क्या करता है। तो ये शरीर के विकास व वृद्धि के लिए आवश्यक है। हम लोग के शरीर का डेवलप करता है, हम लोग को वृद्धि यानी बढ़ाता है, शिशु से हम लोग बड़ा आदमी बन जाते हैं। यह शरीर के तंतुओं अर्थात ऊतक कोशिकाओं के निर्माण व मरम्मत के लिए आवश्यक है। हम लोग कहीं पे कट छिल जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दिन के बाद भर जाता है, तो इसके कारण यह प्रोटीन ही होता है, यानी प्रोटीन के वजह से ही जो है घाव हमारे भर जाते हैं। ये शरीर में ऊर्जा निर्माण का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलता है वो भी प्रोटीन बनाता है। यह पराशरण दाब को सामान्य रखने का कार्य करता है। पराशरण दाब यानी हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है और बॉडी का दाब होता है, दोनों से एक और प्रेशर का निर्माण होता है जिसे पराशरण दाब हम लोग बोलते हैं। तो इसको भी संतुलित बनाए रखता है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन से जो प्रेशर बनता है
और हम लोग के बॉडी में बाकी ऑर्गन है या मसल्स हैं या बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं उससे भी एक प्रेशर बनता है। तो इनका भी बैलेंस जो करता है वो प्रोटीन बैलेंस करने का कार्य करता है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोग के शरीर के लिए जो है प्रोटीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रोटीन का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 0.8 ग्राम पर केजी वजन है। यानी कि 1 केजी के आदमी के जो है 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब आपकी जितनी केजी होगी उतना 0.8 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे विभिन्न आयु वर्ग के लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता का सारणी यहाँ पे मैंने बना कर रखा है। इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार देखा गया है, पूछा जाता है कि 0 से 6 माह के बच्चों के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, 7 से 12 माह के लिए कितने की आवश्यकता है। तो सभी को जो है आप लोग इस चार्ट को अच्छे से नोट्स पे बना के रख लेना है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। 0.6 माह के तक के लिए जो है 1.5 पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 7 से 12 माह के लिए भी 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 to 3 ईयर्स 1.1 ग्राम पर केजी। 4 यानी 4 साल से 13 साल के लिए 0.95 ग्राम पर किलो के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 0.85 18 से 59 साल 0.8, 60 वर्ष से ऊपर 0.80 से लेकर के 1.36 पर ग्राम केजी के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्रियों को 1.1 और स्तनपान करने वाली माताओं को 1.1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक और सबसे कम ये आप लोगों को इस चार्ट से निकाल लेनी है कि सबसे अधिक प्रोटीन किन को ज़रूरत होती है और सबसे कम प्रोटीन जो है किन को ज़रूरत होती है। बाकी 0 से 6 माह वाले गर्भवती स्त्री को और स्तनपान करने वाली माताओं को ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन फूड स्टफ, यानी कि भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा। कौन से भोजन में कितने प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती है, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स वाले की यहाँ पे मैंने चार्ट दे रखी है। फर्स्ट में जैसे अंडा में जो है प्रोटीन 13.3 पर ग्राम के हिसाब से होता है। माँ का दूध में 1.1, गेहूं में 12.1 पर ग्राम, ये परसेंट ग्राम आप लोग ही इसको पढ़िएगा। ज्वार 0.04, दालों में 17.25। यानी देखिए सबसे अधिक जो है दोस्तों वो आपकी सोयाबीन में पाई जाती है। 43.2 ग्राम जो है प्रोटीन आप लोगों की पाई जाती है। 1 ग्राम सोयाबीन में आपकी 43.2% प्रोटीन ही हो। उसी तरह मक्का में 1 ग्राम प्रोटीन में जो है आप लोगों की 11.1% प्रोटीन होता है। गाय के 1 ग्राम दूध में 3.2% प्रोटीन होता है और मीट मछली में 1 ग्राम मीट मछली में 21.5% प्रोटीन पाया जाता है। तो इस चार्ट को भी आप लोगों को अच्छे से बना लेना है। अब आते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन हमारी समाप्त हो गई, अब कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका मुख्य कार्य शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। यानी प्रोटीन जैसे कई सारे कार्य करते थे, शरीर की ऊर्जा तो देते ही थे, साथ ही खराब पड़ी ऊतकों की मरम्मत भी करते थे, वृद्धि विकास में भी सहायता करते थे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का काम जो है वो केवल शरीर को हमारे क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो इसके क्या स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा स्रोत वनस्पति जगत है, यानी पेड़ पौधों से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। पौधों के पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी में हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मेल से प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ चुका है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं और उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सेलुलोज बनता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्टार्च के रूप में ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के ही अगले पॉइंट्स हैं कि पौधों के रेशों में कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में उपस्थित रहता है। देखिए, यानी पौधों में जो
रेशे होते हैं उस पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेलुलोज के रूप में होता है, और अनाजों में ये स्टार्च के रूप में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं, रेशे होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जो सहजन हम लोग खाते हैं, सहजन में अगर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो सेलुलोज के रूप में होता है। बाकी जो अनाज होते हैं उसमें स्टार्च के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत गेहूं का आटा, चावल का आटा, दाल, गुड़, शक्कर, शहद, माँ का दूध, पके फल, गाजर, गोभी इत्यादि है। ये ब्रोकली जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी सेलुलोज होता है। अब ये आलू जो होता है इसमें स्टार्च होता है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। आलू, शकरकंद, ज्वार, मक्का, अंगूर, मुरब्बा, चीनी, चूड़ा व हरे पत्तेदार सब्जियां आदि में भी प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यह शरीर को गर्मी व शक्ति प्रदान करता है। फर्स्ट ही हम लोग पढ़ लिए थे कि एनर्जी देता है, तो एनर्जी देता है तो मीन्स शक्ति, गर्मी ही देता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। यह वसा की ऑक्सीकरण क्रिया के लिए भी आवश्यक है। हमारे शरीर में जो फैट्स होते हैं वसा, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। जो वसा होते हैं उसके ऑक्सीडेशन क्रिया में भी जो है क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। आवश्यक एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक करता है। एमिनो अम्ल जो प्रोटीन का निर्माण करता था, अब उस एमिनो अम्ल के निर्माण में भी जो है ये कार्बोहाइड्रेट सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को आवश्यक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शरीर में कार्य करने की स्थिति बनी रहती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाते हैं तो हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी भूख लगता है तो आदमी उतना काम नहीं कर पाता, जब खाना खा लेता है तो जो भी उस पर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है वो तुरंत उसको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे जो है वो फिर से कार्य करने लग जाता है। अब डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या हो सकता है, कौन से रोग हो सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के इतने अधिक स्रोत हैं कि कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति किसी न किसी तरीके से हो जाती है। यहाँ पूर्ति होगा दोस्तों, स्पेलिंग मिस हो गया है या फुर्ती हो गया है, लेकिन पूर्ति आप लोग समझिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के इतने अधिक स्रोत होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति किसी न किसी तरीके से हो जाती है, किंतु अगर कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट के किसी भी स्रोत का इस्तेमाल ना करे तब उसमें कार्बोज के पदार्थों की मात्रा कम होने लगती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं तथा व्यक्ति को कीटोसिस नामक रोग होने की संभावना रहती है। यानी कि दोस्तों जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट है, आलू खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के जो है बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ खा ही नहीं रहा है, अपना डाइट चेंज कर दिया है, तो उसमें जो है कार्बोज की मात्रा कम हो जाती है। और अगर कार्बोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसके चेहरों में जो है झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और कीटोसिस नामक रोग हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, चेहरों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और कीटोसिस नामक रोग हो जाता है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए चेहरे पे झुर्रियाँ इस टाइप से पड़ जाती हैं, और ये बीमारी जो है स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये कीटोसिस होती हैं, कुछ इस टाइप से जो है हो जाती है, ठीक है। दांत टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये जो होता है दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से की वजह से होता है, जिसे कीटोसिस बोलते हैं। तो आप लोग नेम भी याद रखिएगा और किस वजह से होता है वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखिए सुमो पहलवान। अब कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता, कई बार क्या होते हैं कि लोग बहुत खाते हैं, इतना खाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है कि उनको दस्त आने लगता है, यानी बार बार वे बाथरूम जाने लगते हैं 10 मिनट्स के लिए। अब शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है क्योंकि आवश्यकता से अधिक बदल जाते हैं, जिससे व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। कार्बोज की अधिकता से पैंक्रियाज पर अधिक इंसुलिन बनाने का दबाव पड़ता है, जिससे उसकी इंसुलिन उत्पन्न करने की क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का अनुपात बढ़ जाता है और व्यक्ति मधुमेह जैसे खतरनाक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यानी जब बहुत अधिक खाने लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर का जो ऑर्गन होता है पैंक्रियाज पर क्या होता है, इंसुलिन बनाने का काम रहता है उनका, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए अधिक इंसुलिन बनाने का दबाव डालता है, जिससे अनबैलेंस हो जाता है और हमें मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, और साथ ही साथ मोटापा भी
बढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा के कारण मधुमेह रोग होता है, मोटापा होता है। जैसे कि यहाँ पे सुमो पहलवान पूरा मोटा गया है, भैंसा के जैसे, है कि नहीं। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी मात्राएं जो है हमें आवश्यकता होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी का आहार लेता है, अर्थात प्रतिदिन की जितनी कैलोरी का आहार लेगा उसमें से 45 to 65% कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, हम लोग जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। अब हम लोग खाए और खाने के बाद कुछ कर नहीं रही है, दिन भर हम लोग बैठे रहते हैं, तो उसमें एनर्जी हम लोग की कम खपत होगी। तो अगर कम खपत होती है तो हम लोग को कम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता की होगी, और यदि हम लोग अधिक काम करते हैं तो हमें अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होगी। फिर भी हम लोग जितना खाना खाते हैं उसका जो है 45 से 65% जो है कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे वसा पे, यानी कि फैट्स पे। वसा क्या है ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं। वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड व ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। ये याद रखिएगा, वसा किससे मिलकर बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक से बनते हैं। अब ये ग्लिसरॉल किससे बनता है, पहली बात याद रखिए, वसा जो होता है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बनता है, और ग्लिसरॉल जो होता है वो वसा अम्ल, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिल करके जो है बनता है। यह हमारा एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि वसा में अधिक मात्रा में अधिक समय तक अस्थायी ऊर्जा उत्पादित होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती थी, कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी, लेकिन वसा का क्या होता है कि वसा में जो है एनर्जी स्टोर किया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें दी गई हैं कि अधिक समय तक जो है अस्थायी ऊर्जा उत्पादित होती है, यानी कई समय तक वसा से जो है हम लोग को ऊर्जा मिलती रहती है, इसीलिए इसको पचाने में भी टाइम लगता है। वसा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है बैलेंस फैट, और दूसरा होता है अनबैलेंस फैट, यानी कि संतुलित वसा और असंतुलित वसा। संतुलित वसा क्या होता है, तो ऐसे वसा जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे घी, मक्खन एक्स्ट्रा, ये क्या होते हैं, संतुलित वसा होते हैं। यानी कि जो वसा पशुओं से, एनिमल से, जानवरों से प्राप्त होते हैं वो क्या होता है, संतुलित वसा होते हैं, क्योंकि उसमें संतुलित मात्रा में क्या होती है, फैट्स पाए जाते हैं। और अनबैलेंस फैट ऐसे वसा जैसे पौधों से प्राप्त होता है, उसमें कोई संतुलन नहीं होता है, किसी में अधिक में भी अधिक हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। जैसे चीज़ें की क्वालिटी उसके हिसाब से जो है वसा मिलती है, इसीलिए जो है पौधों से जो प्राप्त होते हैं उसे असंतुलित वसा बोलते हैं। जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, नारियल, इन सब से प्राप्त करते हैं तो इसे असंतुलित वसा बोलते हैं। बाकी पशुओं से जो प्राप्त करते हैं उसे याद रखिएगा संतुलित वसा बोलते हैं। सोर्स ऑफ फैट, अब वसा का क्या स्रोत है, तो वसा प्राप्त करने के मुख्यतः दो स्रोत हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम लोग संतुलित और असंतुलित के बारे में जाना कि संतुलित जानवरों से होते हैं, असंतुलित वनस्पतियों से प्राप्त होता है, तो इनके सोर्स भी दो ही होंगे। पहला जानवरों से, जैसे कि मक्खन, घी, चर्बी, मछली का तेल, इसमें हमें विटामिन ए एवं डी की प्रचुर मात्रा मिलती है। और प्लांट्स, वनस्पतियों से भी हमें मिलता है फैट्स, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी, सोयाबीन का तेल इत्यादि, ये सभी के सभी क्या होते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त वसा होते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैट, अब वसा की आवश्यकता, वसा की कितनी मात्रा जो है हमें आवश्यकता होती है, तो वसा की दैनिक आवश्यकता निश्चित है, ये व्यक्ति की पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। प्रायः व्यक्ति प्रतिदिन जितनी कैलोरी का आहार लेगा उसमें से 20 से 30% हिस्सा वसा का होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, हम लोग के पाचन पर निर्भर करता है कि हम लोग कितना तेल पचा सकते हैं, कितना घी पचा सकते हैं, उसके हिसाब से। दूसरी बात, हम लोगों का जो भी आहार है, यानी प्रत्येक दिन यदि आप लोग 1 किलो, आधा किलो या 1 पाव जितना भी चावल खाते हैं या जो भी चीज़ें खाते हैं, उसमें से जो है 20 से 30% भाग जो है वसा का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ फैट्स, यानी कि वसा का क्या कार्य। वसा के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, वसा गर्मी व ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को एनर्जी भी देता है। एनर्जी तो स्टोर होता है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, साथ ही ऊष्मा भी देता है। शरीर द्वारा विटामिन ए, डी, ई, के प्राप्त होते हैं, यानी विटामिन ए, डी, ई और के जो है हमें वसा के द्वारा ही प्राप्त होता है।
महीन अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। महीन अंगों यानी जो भी हमारे सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो फैट ही उसकी रक्षा करते हैं। जैसे स्किन के यहाँ पे पॉइंट्स भी दिया हुआ है, जैसे चमड़ी के नीचे उपस्थित वसा की परत संक्रमण और रक्त विषाक्तता यानी कि ब्लड पॉइजन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यानी चमड़ी के नीचे हम लोग के फैट्स होते हैं, वसा होते हैं। वसा का एक लेयर होता है, अस्तर होता है, जिसके वजह से कोई भी बैक्टीरिया, जीवाणु या कोई भी पॉइजनिंग चीज़ जो है हमारे रक्त तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हम लोग संक्रमण होने से भी बच जाते हैं। रक्त विषाक्तता कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ब्लड पॉइजनिंग, यानी जो भी अगर फैट्स का लेयर हमारे स्किन के नीचे नहीं होता तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं या जो भी विषैला चीज़ होता है वो सीधा ही हमारे ब्लड पे पहुंच जाता और ब्लड हमारा पॉइजनिंग हो जाता और हम लोग को नुकसान पहुंचता। तो यही होता है रक्त विषाक्तता। वसा हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, यानी हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को भी जो है क्या करता है, फैट्स नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अब डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स देखते हैं, यानी वसा की कमी से क्या होता है। तो वसा की कमी से शरीर पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ते हैं। पहला, वसा की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है, यानी शरीर में अगर हम लोग का फैट कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा। वसा की कमी से शरीर में कार्बोलिक अम्ल व पानी की मात्रा बढ़ जाती है। हम लोगों का शरीर में अगर वसा का कमी हो गया तो शरीर में पानी बढ़ जाएगा और साथ ही जो कार्बोलिक एसिड होते हैं उसकी भी मात्राएं बढ़ जाएगी, जिससे पैरों पर सूजन आ जाती है। आवश्यक फैटी एसिड की कमी से फ्राइनोडोर्मा नामक रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी पे भी हम लोगों ने कुछ इसी तरह की बीमारी देखी थी, लेकिन कुछ बनावट उसका स्ट्रक्चर अलग था। और फ्राइनोडोर्मा की जो है इसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कुछ अलग है। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि वसा की कमी से फ्राइनोडोर्मा होता है, वो कैसा दिखता है, ऐसा कुछ देख करके आप लोग समझ लीजिए। जूम कर लेता हूँ मैं आप लोग को। देखिए ये फ्राइनोडोर्मा है, कुछ इस टाइप से ये दिखता है। नेक्स्ट, वसा की अधिकता, यानी अधिक वसा खाने से क्या होता है। वसा की अधिकता से शरीर में निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं। पहला, वसा पदार्थों का अधिक प्रयोग से मोटापे को जन्म देता है। ज़्यादा अगर हम लोग फैट खाते रहेंगे, तेल वाली चीज़ें, दूध, दही, मक्खन ज़्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का शरीर जो है मोटापा से ग्रसित हो जाएगा। वसा के अधिक प्रयोग से हृदय रोग व अन्य रोग हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, चर्बी जम जाती है उसमें, तो जाहिर सी बात है हृदय रोग या अन्य रोग होगा ही, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से बॉडी पे नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। वसा के अधिक प्रयोग से रक्त की शिराओं में चर्बी जमने लगता है, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट पहुंचती है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी को जन्म देती है। और साथ ही साथ गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन भी होता है। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी दे रखा है दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस का और किडनी स्टोन का भी। इसको जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो हम लोगों का ब्लड वेसल्स होता है, यानी शिराएँ जो होती हैं उसके अंदर जो है चर्बी जम जाती है कुछ इस टाइप से, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है और हृदय रोग वगैरह बीमारियां होती हैं, या उसके अलावा भी कई सारी बीमारियां होती हैं। दूसरा क्या होता है कि वसा अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं तेल वगैरह का, तो फिर किडनी में भी स्टोन हो जाता है, क्योंकि उसको जो है अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता है। फिल्टर नहीं होने की वजह से वो कचरे बन जाते हैं, कचरे बन करके जो एक जगह इकट्ठा करके वे स्टोन में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे किडनी स्टोन कहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो हम लोगों ने आज इस वीडियो में जाना। फर्स्ट हम लोगों ने फूड के बारे में जाना, फूड साइंस के बारे में जाना, न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में जाना, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों के बारे में जाना, और पोषक तत्व जो है हमें किस टाइप से मिलते हैं, डायरेक्ट वेज यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो भोजन मिलता है उसके बारे में जाना, या अप्रत्यक्ष रूप से जो भोजन पोषण मिलता है उसके बारे में जाना, आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस के बारे में भी जो है हम लोग इस वीडियो पर अभी तक जाने। कीटोसिस रोग के बारे में भी जाना, इंसुलिन के बारे में जाना, फ्राइनोडर्मा के बारे में जाना और एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में भी जाना। साथ ही जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके सोर्स, एक्सेस, डेफिशिएंसी सब जो है इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक जाना है। आप लोग इस पॉइंट को देखिए, इस छोटे से स्क्रीन पे जो है आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जा रहे हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने जाना है। और दोस्तों आप लोगों को इसी टाइप का वीडियो चाहिए या फिर पूरा क्लास बोर्ड पे समझा के वीडियो चाहिए, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
अगले वीडियो में जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि मिनरल्स के बारे में जानेंगे। मिनरल्स में कई सारे मिनरल्स होंगे, जैसे मैक्रो मिनरल्स जिसके अंतर्गत कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम एक्सेट्रा के बारे में जानेंगे। साथ ही माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, जिंक एक्सेट्रा, और विटामिन ए, बी, सी, डी एवं के बारे में भी पूरा डिटेल्स में जानेंगे। इन सभी का क्या सोर्सेस हैं, क्या एक्सेस है, क्या डेफिशिएंसी है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं मोटिव तब हूँ, आप लोग जब कमेंट में नेक्स्ट लिखोगे तो मुझे क्या होगा कि मैं मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो पसंद आया है आप लोगों को, मैं अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पिक्चर कलेक्ट करना पड़ता है, नोट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। आप लोग तो 10, 15, 20 मिनट में देख के पूरा कर लेते हो, लेकिन उसके पीछे यानी पर्दे के पीछे बहुत सारी मेहनतें होती हैं। अगर आप लोग अगला पार्ट इसका चाहते हो तो नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा, मैं अगला पार्ट बना के ज़रूर दूंगा। या किसी तरीके का जो भी डाउट हो आप लोग मैसेज कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।